अगर मैं आपसे कहूं कि बैंक में रखा आपका पैसा पूरी तरह आपका नहीं है, तो क्या आप मानोगे? हम्म, सच कहूं तो पहली बार में तो कोई भी नहीं मानेगा। हाँ, क्योंकि ये बात पचती ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड डार्क ट्रूथ्स, जहां हम दुनिया के ऐसे सच बताते हैं जो हर किसी को पता नहीं होते। और आज का जो सच है ना, वो हर उस इंसान से जुड़ा है जिसका किसी भी बैंक में कोई भी खाता है। बिल्कुल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक क्या है, आपका पैसा कहाँ जाता है, और अगर बैंक बंद हो जाए तो आपका पैसा कैसे वापस मिलेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन अगर आपने इसे पूरा देख लिया तो आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। एकदम सही कहा आपने, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि बैंक मतलब एक तिजोरी। हाँ, और इसी बात को समझने के लिए आज हम एक बहुत ही शानदार दस्तावेज, जिसका नाम है द बैंकिंग इल्यूजन, उसका गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। ये जो शब्द है ना, इल्यूजन यानी भ्रम, ये बहुत कुछ कह देता है। मैं एक उदाहरण से शुरू करती हूँ। मान लीजिए एक आम इंसान है, रमेश। उसने 10 साल तक दिन रात मेहनत की, पाई पाई जोड़कर 5 लाख रुपए बचाए। अब अचानक उसके घर में कोई गंभीर मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। वो बैंक भागता है, विड्रॉल फॉर्म भरता है, और बैंक का अधिकारी बहुत ही शांति से कहता है कि माफ कीजिए, ये पैसा अब यहाँ नहीं है, हम अभी आपको ये रकम नहीं दे सकते। बाप रे, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। है ना? और ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये कई लोगों के साथ असलियत में हो चुका है। वाकई, जब किसी के साथ ऐसा होता है ना, तो वो किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। मतलब इंसान की अपनी मेहनत की कमाई, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही वक्त पर काम नहीं आ रही। बिल्कुल। इस पूरी जो रिपोर्ट है द बैंकिंग इल्यूजन, उसका आधार ही यही है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर पैसा है क्या? क्या यह तिजोरी में रखा कोई कागज है, या बस आपकी मोबाइल स्क्रीन पर चमकने वाला कोई नंबर? हाँ, वो बस स्क्रीन पर ही तो दिखता है। सच तो यह है कि यह पूरा का पूरा बैंकिंग ढांचा सिर्फ और सिर्फ एक अदृश्य चीज पर टिका है, और वो है ट्रस्ट, यानी भरोसा। अच्छा, ये जो ट्रस्ट वाली बात है ना, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हमारी एक आम धारणा होती है, मतलब हम सब यही सोचते हैं कि बैंक एक विशाल, एकदम सुरक्षित तिजोरी है। हाँ बिल्कुल। लोगों को लगता है कि हम कैश काउंटर पर गए, पैसे दिए, और उन्होंने वो पैसे एक छोटे से बॉक्स में डाले, उस पर हमारा नाम लिखा, और बस वो पैसा वहीं बैठकर हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ, ये उम्मीद ना इंसान को बहुत मानसिक शांति देती है। मतलब ये सोचना कितना सुकून भरा है कि एक बहुत ही मजबूत सी इमारत है और वहां मेरा पैसा एकदम सुरक्षित रखा है। लेकिन ये सच नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बैंकिंग का सबसे बड़ा भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए ना, जब मैं ये सोर्स मटेरियल पढ़ रही थी, तो मेरे दिमाग में एक बड़ा अजीब सा उदाहरण आया। अच्छा, क्या? चल रही है, एक मेहमान अपनी एकदम नई महंगी गाड़ी होटल की वैले पार्किंग में देता है। ठीक है। अब वो तो अंदर आराम से पार्टी का मजा ले रहा है, ये सोचकर कि गाड़ी पार्किंग में सुरक्षित खड़ी है। लेकिन असल में वो जो वैले ड्राइवर है ना, वो उस गाड़ी को शहर भर में एक टैक्सी की तरह चला रहा है। अरे बाप रे। हाँ, वो सवारियां ढो रहा है, मुनाफा कमा रहा है। बस वो इस बात का ध्यान रखता है कि जब मेहमान बाहर आए तो गाड़ी किसी तरह उसके सामने हाजिर हो जाए। क्या बात है, ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अगर इस वैले पार्किंग वाले उदाहरण को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो असली समस्या तब शुरू होती है जब पार्टी अचानक खत्म हो जाए। मतलब सब एक साथ बाहर आ जाएं? एकदम। सोचिए, अगर सारे मेहमान एक ही समय पर बाहर आ जाएं और अपने अपनी गाड़ी वापस मांगने लगे, तो वो वैले क्या करेगा? उसके पास तो गाड़ियां ही नहीं वहाँ। बिल्कुल, वो तो शहर में घूम रही हैं। और बस यही वो स्थिति है जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में बैंक रन कहा जाता है। बैंक कोई रुकी हुई तिजोरी नहीं है, वो एक फाइनेंशियल इंजन है जो लगातार चल रहा है। वहां पैसा कभी सोता नहीं है। तो अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैसा तिजोरी में नहीं है और वैले ड्राइवर की तरह बैंक उसे कहीं और घुमा रहा है, तो बैंक कर क्या रहा है उस पैसे का? मतलब क्या वो रमेश के उन 5 लाख रुपयों को रोजमर्रा के खर्चों में उड़ा रहा है, या शेयर बाजार में लगा रहा है? नहीं नहीं, बैंक उस पैसे को अपने खर्चों में नहीं उड़ाता। वो एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उस पैसे को इकोनॉमी में, यानी अर्थव्यवस्था में वापस धकेल देता है। अच्छा, कैसे? इस पूरे सिस्टम को कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। जब रमेश अपना पैसा जमा करता है ना, तो बैंक के नियम ही उसे सारा पैसा तिजोरी में रखने की इजाजत नहीं देते। मतलब उन्हें रखना ही नहीं होता है? हाँ, बैंक उस जमा रकम का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए सिर्फ 10% अपने पास नकद या रिजर्व के रूप में रख लेता है, और बाकी का जो 90% पैसा है वो तुरंत किसी और को लोन के रूप में दे देता है। ओहो,
तो इसका मतलब ये हुआ कि रमेश का पैसा अब रमेश के पास नहीं, बल्कि किसी बिल्डर या कार खरीदने वाले के पास है। बिल्कुल। और शिवानी, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप इस पॉइंट को मिस कर गए तो पूरा कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। इसका गणित और भी गहरा है। वो कैसे? मान लीजिए बैंक ने रमेश के 5 लाख में से 4.5 लाख रुपए किसी बिल्डर को लोन दे दिए। अब वो बिल्डर क्या करेगा? वो उस पैसे से सीमेंट खरीदेगा, ईंटें खरीदेगा और सप्लायर को पेमेंट करेगा। हाँ, जाहिर सी बात है। अब वो सप्लायर उन 4.5 लाख रुपयों को ले जाकर किसी दूसरे बैंक में जमा कर देगा। अरे हाँ। और अब वो दूसरा बैंक भी बिल्कुल यही करेगा। वो 4.5 लाख का 10% रखेगा और बाकी पैसा फिर से किसी और को लोन पर दे देगा। बाप रे, ये तो एक कभी ना खत्म होने वाली चेन बन गई। बिल्कुल। मतलब असल में अर्थव्यवस्था में थे तो सिर्फ 5 लाख रुपए ही, लेकिन इस फ्रैक्शनल रिजर्व के चक्कर में वही पैसा कई गुनाओं के घूम रहा है। बिल्कुल। मतलब कागजों पर रमेश के पास भी 5 लाख है, सप्लायर के पास भी 4.5 लाख है और किसी तीसरे के पास भी है। एक ही समय में एक ही पैसे पर कई लोग अपना दावा कर रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। और यही वो जादू है जिससे दुनिया भर की इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है। इसी से फैक्ट्रियां लगती हैं, रोजगार आता है। लेकिन ये तो बहुत रिस्की भी लग रहा है। बिल्कुल। दस्तावेज हमें बहुत साफ तौर पर चेतावनी देता है कि जो सिस्टम इतनी तेजी से विकास लाता है, वही सिस्टम अपने अंदर सबसे बड़ा जोखिम भी छुपा के रखता है। हाँ, क्योंकि ये पूरा ढांचा तो बस इसी एक सोच पर काम कर रहा है ना कि सब लोग एक साथ अपना पैसा मांगने नहीं आएंगे। एकदम सही। और यहीं पर वो बैंक रन वाला खतरा पैदा होता है, जिसकी हमने अभी इस वैले पार्किंग वाले उदाहरण में बात की थी। सोचिए, अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते? बहुत भयानक स्थिति होती है वो। अगर किसी अफवाह या डर के कारण शहर के सारे लोग एक ही दिन बैंक के दरवाजे पर आके खड़े हो जाएं, तो बैंक क्या करेगा? उसके पास तो देने के लिए सिर्फ वो 10% ही रखा है ना। हाँ, बाकी पैसा तो ईंट, गारे और फैक्ट्रियों में फंसा हुआ है। उसे आप रातों रात नकद में तो नहीं बदल सकते। बिल्कुल नहीं। और इसीलिए ये जो पैनिक है ना, जो घबराहट है, ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब पैनिक फैलता है तो वो छोटा सा जो कैश रिजर्व है, वो कुछ ही घंटों में सूख जाता है। बाप रे। हाँ, ये डर इतना पावरफुल होता है कि एक बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा बैंक भी इस बैंक रन की वजह से कुछ ही दिनों में कोलैप्स कर सकता है, यानी पूरी तरह से गिर सकता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, मतलब रिपोर्ट में ऐसे कई असली ऐतिहासिक प्रमाण दिए गए हैं। जैसे इसमें ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के पतन का जिक्र है। उसे मजबूरी में रातों रात एक दूसरे बैंक में मर्ज करना पड़ा था। ताकि लोगों का कुछ पैसा तो बचाया जा सके। और अगर हम इतिहास से थोड़ा बाहर आकर हाल ही के सालों की बात करें तो 2019 का पीएमसी बैंक का संकट, हाँ। ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, वो तो न्यूज में भी बहुत था। बिल्कुल। वहां जब एक बड़े फ्रॉड की बात सामने आई तो लोगों में भयंकर पैनिक फैल गया। बैंक के पास कैश था ही नहीं इतनी मांग पूरी करने के लिए, तो उन्होंने विड्रॉल पर रोक लगा दी। हाँ, ग्राहकों के अपने ही पैसे निकालने पर एक बहुत सख्त लिमिट लगा दी गई। आप सोचिए उन परिवारों की हालत जिनकी जीवन भर की कमाई, उनकी लाइफ सेविंग्स एक ही झटके में वहां फंस गई थी। सच में वो स्थिति बहुत दिल दहलाने वाली थी। और इस सोर्स मटेरियल में ना येस बैंक के मामले को भी उठाया गया है। अचानक एक दिन खबर आती है और विड्रॉल पर 50,000 रुपए की लिमिट लग जाती है। रिपोर्ट में उन लोगों की परेशानी बताई गई है जिन्हें उस वक्त तुरंत, मतलब किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसों की जरूरत थी। बिल्कुल, इंसान क्या करेगा उस वक्त? वही तो, घर का कोई सदस्य अस्पताल में है, बैंक में लाखों पड़े हैं, लेकिन सिस्टम कह रहा है कि सिर्फ 50,000 ही मिलेंगे। अपनी ही चीज पर से आपका कंट्रोल छिन जाना, ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी दिखाता है। और ये कमजोरी हमें ये बताती है कि किसी भी फाइनेंशियल संकट का नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता, उसकी एक बहुत बड़ी इंसानी कीमत भी होती है। बिल्कुल। सिस्टम जब लड़खड़ाता है ना, तो सीधा असर आम इंसान की जिंदगी और उसके भरोसे पर ही पड़ता है। अच्छा, अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल। अब अगर इस पूरी चर्चा को हम आज के डिजिटल दौर में रखकर देखें, मतलब आज तो सब कुछ डिजिटल है ना, लाइनों में लगने का जमाना तो लगभग खत्म हो गया है। फोन पर यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, तो क्या इस तकनीक ने इन बैंक रन वाले खतरों को कम नहीं कर दिया है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन यहाँ हमें दो अलग अलग चीजों के बीच का अंतर समझना होगा। वो क्या? एक होता है पैसे के प्रवाह का रुकना, यानी फ्लो स्टॉपिंग, और दूसरा होता है सिस्टम का टूटना, यानी सिस्टम ब्रेकिंग। अच्छा। जब हम नकद या कैश की बात करते हैं तो वहां कैश बोटलनेक आता है। जैसे त्योहारों पर या कोई छोटी अफवाह उड़ने पर एटीएम के बाहर लाइनें लग जाती हैं, मशीन खाली हो जाती है।
हाँ, क्योंकि मशीन में कैश तो लिमिटेड ही है। तो ये तो थोड़े समय की दिक्कत हुई ना, पैसा खत्म नहीं हुआ, बस अभी मशीन में नहीं है। एकदम सही। लेकिन डिजिटल बैंकिंग जिसकी आपने बात की, वो सुरक्षा नहीं बढ़ाती, बल्कि संकट की स्पीड को और तेज कर देती है। वो कैसे? इसे डिजिटल बोटलनेक कहते हैं। देखिए, डिजिटल पैसा असल में है क्या? वो सिर्फ कंप्यूटर सर्वर्स के बीच डेटा या नंबरों का खेल है। हाँ, ये तो है। तो अगर बैंक के सर्वर्स क्रैश हो जाएं या लाखों लोग डरकर एक साथ ऐप खोलने लगें, तो एक्सेस तुरंत बंद हो जाता है। डिजिटल दुनिया में बैंक रन होने में हफ्ते नहीं लगते, हाँ। सिर्फ कुछ घंटे लगते हैं। बाप रे। एक अफवाह ट्विटर पर आई और लोग एक क्लिक में करोड़ों रुपए दूसरे बैंकों में ट्रांसफर करने लगते हैं। मतलब भौतिक कतारों की जगह अब ये डिजिटल कतारें लग जाती हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देती। बिल्कुल। लेकिन रिपोर्ट ये भी कहती है कि सर्वर डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि बैंक डूब गया। सही कहा। वो बस फ्लो का रुकना है। हाँ, अस्थायी रुकावट है वो। इसलिए ये कहा जाता है कि सिर्फ कैश या सिर्फ डिजिटल पर निर्भर मत रहो। दोनों में बैलेंस होना चाहिए। सही कहा आपने। लिक्विडिटी के अलग अलग ऑप्शन हमेशा होने चाहिए। अच्छा, अब मैं चर्चा को उस तरफ ले जाना चाहती हूँ जो इस दस्तावेज का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। मान लेते हैं कि सिस्टम बहुत मजबूत है, कोई पैनिक नहीं है, कोई सर्वर डाउन नहीं है, बैंक एकदम बढ़िया चल रहा है। क्या तब हमारा पैसा 100% सुरक्षित है? लोगों को लगता तो यही है। लेकिन द बैंकिंग इल्यूजन दावा करता है कि सब कुछ सही चलने पर भी आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। हाँ, और यहाँ एंट्री होती है उस खामोश खतरे की जिसे रिपोर्ट में द साइलेंट थीफ यानी खामोश चोर कहा गया है। एक खामोश चोर काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें वापस उसी गणित पर जाना होगा जहां बैंक नया पैसा बना रहा था, वो फ्रैक्शनल रिजर्व वाला। हाँ, जहां वो लोन दे रहे थे। देखिए, बैंक रमेश को उसकी जमा पर साल का 3 से 4% ब्याज देता है और उसी पैसे को बाजार में 10 से 15% ब्याज पर लोन में घुमाता है। ये तो बैंक का सीधा मुनाफा हो गया। हाँ, ये तो उनका बिजनेस मॉडल है। लेकिन असली खेल इकोनॉमी के लेवल पर हो रहा है। बैंक लगातार लोन देके सिस्टम में हवा से नया क्रेडिट पैदा कर रहे हैं, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था में पैसे की सप्लाई बढ़ती जा रही है। और अर्थशास्त्र का नियम है कि जब किसी चीज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। एकदम परफेक्ट। सिस्टम में लगातार नया पैसा आने की वजह से पुराने रखे हुए पैसे की खरीदने की ताकत, जिसे परचेजिंग पावर कहते हैं, वो कम हो जाती है। मतलब महंगाई? हाँ, इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपए का एक नोट है। ठीक है। और आप बाजार से उस 100 रुपए में 2 किलो कोई सामान खरीद सकती हैं। हाँ। अब अगर आप उस 100 रुपए को बहुत हिफाजत से बैंक के सेविंग अकाउंट में या घर की अलमारी में रख दें और कुछ सालों बाद उसे बाहर निकालें, तो नोट तो वही रहेगा, उस पर 100 ही लिखा होगा। हाँ, नोट थोड़े ना बदलेगा। लेकिन क्या आप उस दिन भी उससे 2 किलो सामान खरीद पाएंगी? बिल्कुल नहीं। शायद मैं 1 किलो भी ना खरीद पाऊं, क्योंकि तब तक तो महंगाई बहुत बढ़ चुकी होगी। और यही है वो खामोश चोर। महंगाई हमेशा बैंक के उस 3-4% ब्याज से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही होती है। बाप रे। तो तकनीकी रूप से आपका कोई पैसा चोरी नहीं हुआ बैंक से, कोई सेंध नहीं लगी, लेकिन आपकी हैसियत कम हो गई। ये तो वाकई आंखें खोलने वाला विश्लेषण है। मतलब दस्तावेज ये भ्रम तोड़ देता है कि सिर्फ पैसा बचाना या सेविंग करना काफी है। बिल्कुल। अगर आपको पैसे की घटती वैल्यू को मात देनी है ना, तो इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करना कोई चॉइस नहीं है, बल्कि एक मजबूरी है। सही बात है। अब देखिए, एक तरफ सिस्टम के ढहने का डर है, बैंक रन का, और दूसरी तरफ सिस्टम के सही चलने पर भी महंगाई का डर है। हाँ। लेकिन हमारे देश में रिजर्व बैंक भी तो है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई बैंक डूब जाए और हमारा सारा पैसा हवा में गायब हो जाए। कोई तो सुरक्षा कवच होगा आम इंसान के लिए। बिल्कुल है। और रिपोर्ट में इसका बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है। भारत में रिजर्व बैंक के अंडर एक संस्था काम करती है, DICGC। अच्छा। इसका काम ही है लोगों के जमा पैसों का इंश्योरेंस करना। तो अगर रमेश का बैंक कल को पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या उसे अपने 5 लाख रुपए वापस मिलेंगे? हाँ, रमेश पूरी तरह सुरक्षित है। नियम यह है कि अगर बैंक डूब भी जाता है तो एक ग्राहक का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट 100% सुरक्षित है। ओके। ये पैसा कानूनी तौर पर वापस किया जाता है। लेकिन एक सेकंड, मान लीजिए किसी इंसान ने अपनी जीवन भर की कमाई 20 लाख रुपए एक ही बैंक में रखे हों, तो उसका क्या होगा? क्या उसे पूरे 20 लाख मिलेंगे? यहाँ सच्चाई थोड़ी कड़वी हो जाती है। गारंटी सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही है। बाप रे, तो बाकी के 15 लाख? वो जो ऊपर के 15 लाख है ना, वो पूरी तरह से रिकवरी पर निर्भर करेंगे। मतलब जब उस डूबे हुए बैंक की संपत्तियां बेची जाएंगी, लोन रिकवर किए जाएंगे, तब अगर कुछ बचा तो ग्राहकों में बांटा जाएगा। और इसमें तो सालों लग सकते हैं। हाँ,
और ये भी हो सकता है कि वो 15 लाख रुपए कभी वापस ही ना मिले। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही सिस्टम रेगुलेटेड है, लेकिन सुरक्षा लिमिटेड ही है। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ हो गया कि बैंक को सिर्फ एक सुरक्षित तिजोरी मान लेना बहुत बड़ी भूल है। तो आम इंसान करे क्या? सबसे पहला कदम है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने पैसों को बांट कर रखना। एक ही बैंक में सारा पैसा ना रखें। बिल्कुल नहीं। अगर उस एक बैंक में कुछ खराबी आ गई तो आपकी पूरी जिंदगी ठप हो सकती है। इसलिए अलग अलग बैंकों में पैसा रखें। और अगर 5 लाख से ऊपर अमाउंट जा रहा है तो उसे किसी दूसरे मजबूत बैंक में डाल दें। और इमरजेंसी फंड के लिए घर में थोड़ा कैश भी रखें ताकि डिजिटल सर्वर डाउन होने पर दिक्कत ना हो। एकदम सही। और सबसे जरूरी, खामोश चोर से बचने के लिए निवेश करें ताकि महंगाई को मात दे सकें। तो अब आपने समझ लिया कि पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, ये आपकी मेहनत है। बिल्कुल, खून पसीने की कमाई है। को कंट्रोल कर सकते हो। एकदम सही बात है। जानकारी सबसे बड़ी ताकत है। आज हमने देखा कि हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड भरोसे और कर्ज के एक बहुत ही जटिल जाल पर टिका हुआ है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। वो क्या? सोचिए, अगर भविष्य में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जहां लेन देन करने के लिए हमें किसी बैंक या बिचौलिए पर भरोसा ही ना करना पड़े। अच्छा। एक ऐसा सिस्टम जहां सारा काम सिर्फ शुद्ध गणित और कंप्यूटर कोड के जरिए हो, जिसे कोई बदल ना सके, तो क्या वो दिन इस मौजूदा बैंकिंग व्यवस्था और इस बैंकिंग इल्यूजन का आखिरी दिन होगा? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं शिवानी और आप देख रहे थे वर्ल्ड डार्क ट्रूथ्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच के साथ।